बच्चों इस वीडियो में आप पढ़ रहे हैं ट्रांसफार्मर। जैसे कि आपको मालूम है कि ट्रांसफार्मर का यूज़ आप टेलीविज़न, रेडियो, है ना, चार्जर या पावर सप्लाई में भी करते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर क्या है? सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि ये एक ऐसा डिवाइस जो वोल्टेज को क्या कर सकता है, इंक्रीज़ भी कर सकता है और डिक्रीज़ भी कर सकता है ना। तो ट्रांसफार्मर इज़ अ डिवाइस विच इंक्रीज और डिक्रीज अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ठीक है, मतलब ये सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट के लिए ही है। ये आपके वोल्टेज को कम भी कर सकता है और ज़्यादा भी कर सकता है। ठीक है, अब ये किस पे वर्क करता है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो ये इट्स वर्किंग ऑन म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन प्रेरण पर वर्क करता है। अन्योन प्रेरण म्यूचुअल इंडक्शन आपको मालूम है कि यदि आपके पास एक प्राइमरी कॉइल है, उसमें यदि आप सोर्स लगाते हैं, करंट सप्लाई करते हैं, तो अपने आप मैग्नेटिक फ्लक्स किससे लिंक हो जाता है? सेकेंडरी कॉइल से लिंक हो जाता है। ठीक है, जिससे इसमें इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है। ठीक है, तो व्हेन द करंट फ्लोइंग इन वन कॉइल इज चेंज, देन इंड्यूस ईएमएफ इज जनरेटेड इन कॉइल कीप नियर बाय। मतलब जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें क्या होने लगता है? ईएमएफ जनरेट होने लगता है, अपने आप ही उसमें करंट फ्लो होने लगेगा। ठीक है, अब ट्रांसफार्मर के दो टाइप्स हैं, स्टेप डाउन और स्टेप अप। अब स्टेप डाउन, डाउन मतलब क्या होना, यहाँ पर स्टेप डाउन को अपचाई और ऊंचाई। ठीक है, स्टेप डाउन को अपचाई बोला जाता है और स्टेप अप को ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहा जाता है। स्टेप डाउन, डाउन मतलब क्या होता है? कम। ठीक है, तो ये वोल्टेज को तो कम करेगा, लेकिन करेंट का वैल्यू को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। स्टेप अप, अप से यहाँ पे मतलब क्या है? इंक्रीज होना। तो ये वोल्टेज को तो इंक्रीज करता है, लेकिन करंट की वैल्यू को क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है। तो स्टेप डाउन वोल्टेज, दिस ट्रांसफार्मर डिक्रीज द अल्टरनेटिंग वोल्टेज। वोल्टेज को तो क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, कम कर रहा है, लेकिन करंट की वैल्यू को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। ठीक है, वोल्टेज को डिक्रीज कर रहा है, लेकिन करंट की वैल्यू को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। ठीक है, और ये ट्रांसफार्मर क्या करेगा? स्टेप अप, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, दिस ट्रांसफार्मर इंक्रीज द अल्टरनेटिंग वोल्टेज। मतलब अल्टरनेटिंग वोल्टेज को तो क्या कर रहा है? वो इंक्रीज करेगा, लेकिन करंट की वैल्यू को क्या कर देता है? वो डिक्रीज कर देता है। तो ये स्टेप से यहाँ पे उसका कंस्ट्रक्शन किया गया है, स्टेप डाउन का और स्टेप अप का, कि यदि आप पे यहाँ पे लेमिनेटेड रोड है, ठीक है, तो यहाँ पर इसको प्राइमरी कॉइल जहाँ से आप सोर्स अप्लाई कर रहे हैं, है ना, उसको आपने क्या का नाम दिया है? प्राइमरी कॉइल। और जहाँ से आपको आउटपुट मिलेगा वो आपका कहलाता है सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, यहाँ से आपने एसी सोर्स आप इसको अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे ये आपका प्राइमरी कॉइल है। तो जो आपका स्टेप डाउन वोल्टेज होता है उसमें प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स, फेरों की संख्या क्या होती है? ज़्यादा होती है। और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू, मतलब फेरों की संख्या क्या होती है? कम होती है। ये थिन वायर का बना रहता है और ये थिक वायर्स के बना रहता है सेकेंडरी कॉइल। उसको अब इस टाइप से सिंपल फॉर्म में भी आप बताना चाहें तो इस टाइप से आप शो कर सकते हैं कि प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं, फेरों की संख्या क्या होती है? ज़्यादा होती है। और सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या कम होती है। ये आपका थिन वायर का बनता है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि वोल्टेज को तो क्या कर देता है? रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो वोल्टेज की वैल्यू को वो ड्रॉप कर देता है। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू कम हो जाएगी। ये थिक वायर का बना रहता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। इसको बोला जाता है नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल को आप यहाँ पे प्राइमरी कॉइल के फेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल को आप एनपी से शो कर रहे हैं, और नंबर ऑफ टर्न्स को आप सेकेंडरी कॉइल को आप कैसे शो कर रहे हैं? एन एस। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर आपको शो किया गया है। ठीक है, कि यहाँ पर आपका क्या होता है? प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं? कम होते हैं, और ये थिक वायर का बना हुआ रहता है। ठीक है, जो वोल्टेज को क्या करेगा? इंक्रीज कर देता है। वोल्टेज को यहाँ पे इंक्रीज करेगा,
ठीक है, क्योंकि क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, कम होगा, वोल्टेज को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और यहाँ पर ये नंबर ऑफ टर्न्स जो ज़्यादा है, ठीक है, ये थिन वायर का बना रहता है, यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पर इसको NP से शो किया गया है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल NP, और नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल NS। ठीक है, इसमें डिफरेंस भी पूछा जाता है दोनों में, स्टेप डाउन और स्टेप अप में। ठीक है, कंस्ट्रक्शंस, इसमें मेन 3 पार्ट्स हैं इसके, लेमिनेटेड कोर, ठीक है, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। कभी आपने ट्रांसफार्मर यदि खोल के देखा होगा तो आपको उसमें समझ में आएगा कि उसमें प्लेटें टाइप का बना हुआ रहता है, एक प्लेट, सेकेंड प्लेट, थर्ड प्लेट, मतलब यहाँ पे रेक्टेंगल टाइप से इसमें प्लेट्स रहती हैं, जिसको यहाँ पे लेमिनेटेड कोर, मतलब ये सॉफ्ट आयरन का बना रहता है, उसके बीच में वार्निश लगा दिया जाता है। ठीक है, और प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल तो आपने देख ही लिया है कि प्राइमरी कॉइल यहाँ पे आप एसी सोर्स से अप्लाई करते हैं उसको प्राइमरी कॉइल, और जहाँ से आपको आउटपुट मिलेगा उसको सेकेंडरी कॉइल बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका, उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे इसके बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट्स के फॉर्म में पूछा जा सकता है कि आपको या तो टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर पूछ लें, या उसका वर्किंग पूछ लें, या उसका कंस्ट्रक्शंस पूछ लें, और एक होता है ट्रांसफार्मर रेशो। ठीक है, जो दोनों का रेशो रहता है, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल और प्राइमरी कॉइल का जो रेशो होता है उसको बोला जाता है ट्रांसफार्मर रेशो। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपन उसके लिए सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट आपने लिया है द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल आर NP एंड NS, मतलब आपकी प्राथमिक कुंडली में नंबर ऑफ टर्न्स मतलब फेरों की संख्या को आपने NP से शो किया है। ठीक है, और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स को आपने, मतलब सेकेंडरी कॉइल मतलब जो आपकी द्वितीय कुंडली है उसमें आप फेरों की संख्या को, नंबर ऑफ टर्न्स को आपने NS से शो किया है। ठीक है, अब फर्स्ट कॉइल में आपका मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है ना, करंट फ्लो कर रहे हैं अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। ठीक है, और ऐसी करंट है तो मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होगा, चेंज होगा। तो प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या, कैसे शो किया गया है, फाई से। तो EMF इन प्राइमरी कॉइल को आप क्या किस टाइप से शो कर सकते हैं, मतलब प्राथमिक कुंडली में EMF को आप EP इक्वल्स टू -NP d∅/dt। ठीक है, ये आपने पढ़ा था, काय में पढ़ा था, फेराडे का सेकेंड लॉ से आपने ये लेकर आए थे, EMF E इक्वल्स टू -d∅/dt। ठीक है, तो EP इक्वल्स टू प्राइमरी कॉइल के लिए आप देख रहे हैं, तो प्राइमरी कॉइल के लिए, प्राथमिक कुंडली के लिए EMF, ठीक है, विद्युत वाहक बल EP इक्वल्स टू -NP d∅/dt। अब ये फ्लक्स प्राइमरी कॉइल से कहाँ लिंक हो रहा है, सेकेंडरी कॉइल में लिंक हो रहा है, तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद ईच टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल इज फाई इंड्यूस EMF इन सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, मतलब आपका जो सेकेंडरी कॉइल में जो EMF है उसको अपन कैसे डिनोट कर सकते हैं, ES इक्वल्स टू -NS d∅/dt। अब इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाई इक्वेशन फर्स्ट यदि अपन निकालते हैं तो ES/EP इक्वल्स टू NS, माइनस से माइनस d∅/dt से कैंसिल हो जाएगा, तो NS/ क्या आ जाएगा, NP। ठीक, अब यदि आप क्या लिख सकते हैं, यदि प्राइमरी कॉइल में रेजिस्टेंस यदि आप नेग्लिजिबल है, कम है, तो उसको आप प्राइमरी कॉइल के वोल्टेज और सेकेंडरी कॉइल का जो टर्मिनल वोल्टेज है उसको यदि आप इस टाइप से लिखें, VS/VP इक्वल्स टू NS/NP, और NS/NP मतलब जो सेकेंडरी कॉइल है और जो प्राइमरी कॉइल है उनके रेशो को आपने यहाँ पे क्या बोला गया है, कैसे डिनोट किया है, R, जिसको ट्रांसफार्मर रेशो कहा जाता है। ठीक है, यदि आइडियल कंडीशन अपन लेते हैं तो पावर का लॉस क्या है, पावर का कोई भी लॉस नहीं होता है ना, कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता है, तो आप क्या लिख सकते हैं कि इनपुट पावर इक्वल्स टू आउटपुट पावर।
ठीक है। इनपुट पावर इक्वल्स टू आउटपुट पावर, जितना आप उसको दे रहे हैं पावर उतना ही आपको मिल भी रहा है। तो आपने जब पावर वाला क्वेश्चन किया था तो आपने देखा था वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट है ना, बीपी प्राइमरी कॉइल के लिए देख रहे हैं और आउटपुट मतलब सेकेंडरी कॉइल। तो बीपी इंटू आई पी इक्वल्स टू वी एस इंटू आई एस। यदि आप इसका रेशो निकालें इस टाइप से लिखें कि वी एस अपॉन वी पी इक्वल्स टू वी एस अपॉन बी पी, वी एस के अपॉन में बी पी लेकर जाऊँ और आई पी अपॉन आई एस। तो आप ये देख रहे हैं कि इससे आप रिजल्ट क्या निकाल सकते हैं, वी एस अपॉन बी पी और आई पी अपॉन आई एस। इससे आप क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं कि वी वोल्टेज है ना, वी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। मतलब यदि आप करंट की वैल्यू को मैक्सिमम करेंगे तो वोल्टेज क्या होगा, डिक्रीज होगा। यदि वोल्टेज डिक्रीज होगा तो करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। यदि वोल्टेज डिक्रीज होगा तो करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। और यदि वोल्टेज आपका इंक्रीज होगा तो करंट आपका डिक्रीज होगा। ठीक है। तो आप जो फोर्थ इक्वेशंस हैं है ना, फिफ्थ इक्वेशंस है और सिक्स्थ इक्वेशन है, उन तीनों से ये रिजल्ट आप लिख सकते हैं। वी एस अपॉन वी पी इक्वल्स टू एन एस अपॉन एन पी इक्वल्स टू आई पी अपॉन आई एस इक्वल्स टू आर। ठीक है। ये आपको फाइंड करने को आता है ट्रांसफार्मर रेशो। उसके बाद इसकी ट्रांसफार्मर की एनर्जी लॉस है, ठीक है, उसका कम करने के लिए उसका रिड्यूसिंग वे यहाँ पे आपको बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, थैंक यू बेटा।